हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं बताने वाली हूं आपको कि किस तरीके से आपको अपनी कॉपी लिखनी है बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी के दिन, जो कि हिंदी का पेपर है। यानी कि किस तरीके से आपको हिंदी की कॉपी लिखनी है कि पूरे में पूरा नंबर आपको मिले। और अगर इस तरीके से आपने कॉपी लिखी तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिल जाएगा। एकदम अच्छे तरीके से हम लोग देखने वाले हैं कि कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करनी है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर कट गया है। और अब की बार 2026 में आपको भी वो सारी गलतियां नहीं करनी है जिस वजह से आपका नंबर कट सकता है। और कैसे अपनी कॉपी को लिखना है कि पूरे में पूरा नंबर मिलेगा, यानी टॉपर की कॉपी कैसे होती है, किस तरीके से दिखती है, आज आप सभी को मैं वो दिखाऊंगी। और कैसे लिखना है, क्या गलती नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में टॉप किए हैं और उनकी भी कॉपी बिल्कुल इसी तरीके से थी हिंदी की, जैसी कि मैं आपको दिखाने वाली हूं। और अगर ऐसे आपने अपनी कॉपी को लिखा तो अगर ये सारी गलतियां आपने नहीं की तो आपको पूरे में पूरा नंबर मिल जाएगा। और किस तरीके से बोर्ड की कॉपी लिखनी है ये होना चाहिए आपके पास। तो ये सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बोर्ड एग्जाम में टॉप किया है और अच्छे तरीके से अपनी कॉपी लिखी है। इस बार 2026 में आप भी टॉपर बन सकते हैं अगर आप इस तरीके से अपनी कॉपी को लिखेंगे, और आप भी पूरे में पूरा नंबर लेकर आ सकते हैं हिंदी में। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, केवल अगर थोड़ी सी अगर आप अपनी मेहनत को बढ़ा देंगे और ये सारी गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आपका भी पूरे में पूरा नंबर आएगा। बस जो तरीका मैं बताऊंगी उस तरीके से आपको 2-3 बार हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेनी है, देख लेना है। और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में अपना टाइम मैनेज करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टॉपर बन सकते थे लेकिन वो नहीं बन पाए केवल एक गलती की वजह से, क्योंकि उनको टाइम मैनेज करना नहीं आया। और पहले पेपर में ज्यादा से ज्यादा मोस्टली ऐसा होता है कि जो पहला पेपर हिंदी का होता है उसमें बहुत सारे बच्चे आता हुआ क्वेश्चन भी छोड़कर आ जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा कष्ट देता है जब आता हुआ क्वेश्चन हम लिख कर नहीं आ पाते। तो दुनिया में उससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता मुझे लगता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मैं लिख नहीं पाया, और इस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। और लास्ट में क्या करते हैं, वो बड़े बड़े क्वेश्चन रखते हैं कि ये है निबंध है तो इसको मैं लास्ट में करूंगा। या बहुत सारे बच्चे अगर उसको पहले कर देते हैं तो उसमें तो नंबर ले आ देते हैं लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाते। और अगर निबंध या पत्र लेखन को लास्ट में छोड़ते हैं तो उनसे साथ ये गलती हो जाती है कि उनका 15 का 15 नंबर चला जाता है क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है। तो लास्ट में मैं आपको टाइम मैनेज करना बताऊंगी और कौन सी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है और समझना है 18 फरवरी के दिन आपको ये सारी गलतियां नहीं करनी है और एकदम टाइम को देखते हुए हर एक क्वेश्चन करना है। और बेहतर है कि उसके पहले जो भी आपका गेस्ट पेपर है, मॉडल पेपर है, उसके पहले आप 2-3 पेपर कम से कम खुद से सॉल्व कर लीजिए और देखिए कि क्या 3 घंटे में आप अपना पेपर सॉल्व कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्यादा टाइम लग रहा है करने में। तो एकदम अच्छे तरीके से आज हम देखेंगे। इसमें और सारे बच्चे भी 2025 में आ सकते थे लेकिन केवल एक गलती कि उनको टाइम मैनेज करना नहीं आया और हिंदी में उनका नंबर कम हो गया। और जब नंबर एक सब्जेक्ट में कम हो जाएगा तो कोई भी टॉपर नहीं बन सकता है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कोई भी अगर एक सब्जेक्ट में नंबर आपका कम हो गया तो फिर ओवरऑल परसेंटेज आपका कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए 4% भी कम हो गया, 10 नंबर, 15, अगर जैसे पत्र लेखन या निबंध आपने 15 नंबर छोड़ दिए, कम से कम 3-4% कम हो गया, 0.1% से बच्चा टॉपर बन जाता है, केवल 0.1% से। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस फ्रेम में होना चाहिए था, या कह सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री में उन्होंने 99 नंबर ले आया, 98 नंबर ले आया, लेकिन हिंदी में उन्होंने सोचा कि मैं लास्ट में पढ़ लूंगा, या फिर उनको टाइम मैनेज करना नहीं आया, उनको आता हुआ क्वेश्चन छोड़कर वे आ गए। तो इस गलती की वजह से उनको हिंदी में नंबर नहीं मिला, 80 नंबर रह गया, 70 नंबर रह गया, 80-85 नंबर पाए, 15 नंबर छूट गया उनका। तो इस वजह से वो यहां पर नहीं आ पाए। तो आप चाहते हैं तो आप 2026 में इस फ्रेम में आ सकते हैं, अगली बारी आपकी है। उसके लिए आपको क्या करना है जो मैं बताऊंगी वो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको करना है, क्योंकि वो करके और टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सीख गई और जो गलती है वो नहीं किए
और एक दो बार आपने प्रैक्टिस कर लिया तो हिंदी में पूरा नंबर आपको मिलने वाला है। उसके लिए आपके पास सबसे जरूरी है कि ये जो आगे क्लास चलने वाली है, ये 4 क्लास जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसमें अंतिम अस्त्र, अंतिम शस्त्र, ऑपरेशन क्लास और इसके बाद लास्ट में है अंतिम दर्शन क्लास, जो कि 16, 17 और 18 फरवरी को आपकी चलेगी। 18 को आपका एग्जाम ही है, एग्जाम वाले दिन एक दिन पहले आपको ये अंतिम दर्शन वाली क्लास मिलेगी और उसके पहले आपको ये 3 क्लास मिलने वाली है। और अगर इस क्लास को आप करके जाते हैं, पूरा देख के जाते हैं, उसका रिवीजन करके जाते हैं, तो 100 में 100 नंबर आपका आने वाला है। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन जो बात है कि कैसे लिखना है कॉपी, वो आपको आनी चाहिए, तब आपका नंबर कटेगा नहीं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आता हुआ क्वेश्चन लिख भी देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कॉपी लिखते समय वे कर जाते हैं, उसमें भी उनका नंबर कट जाता है, 1 नंबर 2 नंबर। और अगर ऐसे हर बड़े क्वेश्चन पर आपका 1 या 2 नंबर कट गया तो कुल मिलाकर, क्योंकि 10-10 नंबर के हमारे पास कई सारे क्वेश्चन हैं, 3 या 4 क्वेश्चन आप कह सकते हैं, तो अगर मेरा 4-5 नंबर भी कट गया तब भी हम 94-95 पे चले गए, आता हुआ क्वेश्चन में भी नंबर कम हो गया। तो ये सारी गलतियां हैं और ये सारे तरीके हैं जिसको अपना करके आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर ले करके आना है। तो ये 4 क्लास जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूट्यूब की, इस क्लास को आप सभी को देखकर बोर्ड एग्जाम में जाना है। और साथ ही बेहतरीन तैयारी के लिए आपके पास ये जो 18 दिन अब बचे हुए हैं, या कह सकते हैं 15 ही दिन बचे हुए हैं, उसमें आप इसके माध्यम से, ये अंतिम प्रयास है, इसके माध्यम से आप 99 में ये बैच मिलने वाला है आपको। इसमें आप हर एक सब्जेक्ट का ये 8 गेस्ट पेपर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस गेस्ट पेपर को करके, और साथ में चैप्टर वाइज अभी भी समय है अगर आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि अभी तक नहीं पढ़ा, इंग्लिश में नहीं पढ़ा, हिंदी में नहीं पढ़ा या अदर सब्जेक्ट में। तो सबसे अच्छा तरीका है, अब लास्ट में आप कुछ नहीं कर सकते, केवल 15 दिन का समय बचा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज दिया गया है उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, रट जाइए, और साथ में ये 8 गेस्ट पेपर है इनको लगाइए, और इन्हीं को लगाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम की कि किस तरीके से लिखना है। और लास्ट में हम टाइम मैनेजमेंट और गलती जानेंगे, उसके पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम की कॉपी आपको लिखनी है। तो ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। यहां पर प्रश्नोत्तर नंबर खंड क का प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाला गया है। यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो यहां पर जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 डाल दिया, यहां 1 डाला, यहां 2 डाला, यहां 3 डाला। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें यही सारी गलतियां थी, और यहां लिख दिए संपूर्णानंद प्रेम सागर, यहां यशपाल लिख दिए, यहां विष्णु प्रभाकर लिख दिए, इस तरीके से कुछ कॉपियां लिख दी, आधे में ही उन्होंने पेज में खत्म कर दिया। तो पेज हमारा थोड़ी लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यही प्रश्नोत्तर नंबर 2 डाल दिए और 2 भी यही खत्म कर दिए, उससे कोई फायदा नहीं। कॉपी आपको दूसरी भी मिल जाएगी, कॉपी अच्छी लगनी चाहिए। और ये मुझे लगता है जो आपको पहले 15 मिनट का समय मिलता है, ठीक है, वो उसी में जब आपको कॉपी मिल जाती है उसी समय आपको पता है कि हमारे पास 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके लिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 बनाइए, 1 लिखिए, आपको पता है एक शब्द का आंसर होगा, 3 लाइन छोड़िए 2 लिखिए, फिर 3 लाइन छोड़िए 2 लिखिए, ऐसे लिख के रख दीजिए कॉपी को, ठीक है। यहां आप ऐसे लिख के अगर रख देंगे तो इससे क्या होगा, प्रश्नोत्तर नंबर 2 की भी ऐसे लिख के रख दीजिए। अब इससे क्या है, जैसे हमको जो है पेपर मिलेगा, ये 15 नंबर आप ले आ सकते हैं, पेपर पढ़ने का कुछ नंबर आप बचा सकते हैं, जैसे मिलेगा वैसे ही हम तुरंत आंसर लिखेंगे, हमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, और इस तरीके से हम लिख देंगे। और एक तो कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, प्रश्नोत्तर नंबर 1 बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहां पर दिया गया, यहां पर हम उत्तर डालते हैं, पहला है बीच में डालेंगे इसका आंसर। अब ये एक गलती है कि ए है तो ए कर दीजिए, बी है तो बी कर दीजिए, सी है तो सी कर दीजिए, जो भी है, ठीक है, क ख ग जो भी है उसको यहां पर लिख दीजिए। मुझे तो क ख ग रहता है, ठीक है, क आंसर सही है तो ऐसे लिख करके संपूर्णानंद लिख दीजिए, और नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आंसर तो हमने पूरा का पूरा लिख दिया। तो बिल्कुल प्रश्नोत्तर नंबर 1 और प्रश्नोत्तर नंबर 2 आपको एकदम इसी तरीके से लिखना है, और जो गलत होगा उस पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, जाहिर है। जो सही होगा, यहाँ पर 4 क्वेश्चन इसके सही है, नंबर मिल गया, उधर भी 4 क्वेश्चन सही थे, 4 नंबर मिला। प्रश्नोत्तर नंबर 3 आपका क्या देता है, गद्यांश आधारित व्याख्या, ये सही है,
लेकिन यहां पर एक चीज आपको जो है लिखनी चाहिए थी, वो क्या है, वो ये है कि जो भी हमारे पास दो पैराग्राफ होते हैं, जैसे आप कोई भी गेस्ट पेपर उठा लीजिए, ठीक है, मेरे ही द्वारा दिया गया अगर आप गेस्ट पेपर उठा लेते हैं तो वहां पर देखते हैं कि क्या दिया रहता है, वहां पर दिया रहता है आपके पास जो है नंबर, ठीक है, नंबर या जो पेपर आप देखते हैं वो होता है कुछ इस तरीके का, कैसा होता है, तो उसमें पेपर में आपके पास जो है दो चीजें दी रहती हैं, ठीक है, दो चीजें दी रहती हैं, दो दिया रहता है, यहां पर आपको दिख जाएगा ये, जैसे आपको आंसर यहां पर दो दिया रहता है अथवा करके दो क्वेश्चन दिया रहता है, तो इसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में जो भी ये दिया है यहां से लेकर के, अगर आप ए लिख रहे हैं तो ए, बी लिख रहे हैं तो यहां धरती माता, तो धरती माता डॉट डॉट करके लास्ट आवश्यक है ऐसे लिख देते हैं। जैसे यहां पर आपके पास क्या है, निंदा का उद्गम, यहीं से पूछता है, ठीक है, तो लिख देंगे क्या, निंदा का उद्गम, निंदा का उद्गम, और लास्ट पैराग्राफ तो मुझे नहीं पता है, ठीक है, लास्ट करके जो लास्ट शब्द दिया रहेगा उसको यहां तक लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को कोई परेशानी नहीं होगा, और उसको अगर आप कोई परेशानी नहीं देंगे तो आपको पूरा नंबर दे देगा, ठीक है, तो यहां पर ऐसा हम लिख देंगे। इससे क्या होगा कि चेक करने वाले को इतना पता चल जाएगा कि आपने पैराग्राफ नंबर 1 चूज किया है या फिर 2 चूज किया है, क्योंकि 2 है तो 1 या 2 कोई भी चूज किया है, कोई भी चुना है, तो यहां पर उसको दिख जाएगा, ऐसे लिखेंगे। फिर ये जो इन्होंने लिखा है ये बिल्कुल सही है कि 1 डाल के इसका आंसर, 2 डाल के इसका आंसर, 3 डाल के इसका आंसर हम लिखते चले जाएंगे, और 4 या 5 डाल के इसका आंसर लिखते चले जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जो क्वेश्चन नहीं आता है अब क्या करते हैं, बहुत लोग कहते हैं इसको छोड़ना नहीं चाहिए, जाहिर है कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर हमें छोड़ना नहीं चाहिए, पेज नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन ये भी बात तय है कि अगर 5वां क्वेश्चन आपको ये नहीं आ रहा है तो इसको, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसे बाद में लिखूंगा या लिखूंगी, तो इसको ले जाकर कहीं और नहीं लिखना है कि अब हम फिर से डालें कि प्रश्नोत्तर नंबर का 4 हमने यहां कर दिया तो प्रश्नोत्तर नंबर 3 का 5वां क्वेश्चन हम ले जाके 10वें पेज पे करें, ये सबसे खराब बात है। तो जाहिर है कि अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो समय रहते इसे तुरंत लिख दें, नकल का इंतजार ना करें, ठीक है, पूरा का पूरा जो भी आता है आपको उसको वहीं पे लिख देना चाहिए, ठीक है। और अगर ये आपको लग रहा है कि इसमें मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता तो इस पूरे क्वेश्चन को रोके रहिए, उसके पहले कोई और क्वेश्चन कर लीजिए, और जब ये क्वेश्चन आपको लगे कि अब मुझे लिख लेना चाहिए तभी आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, ये काम करिए। लेकिन बीच में अगर कॉपी में पेज छोड़ते हैं तो उसको पूरा अपना जो है भरने का पूरा प्रयास करिए, पूरा भरकर तभी कॉपी जमा करिए। तो पहले आप, बेहतर है कि पहले ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, लिखना तो है ही, तो उसको लिख दे, और नहीं आ रहा है तो पैराग्राफ में कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास, आप बहुत आसानी से पैराग्राफ से देखकर आंसर खोज सकते हैं और वहां से लिख सकते हैं, पूरा अपठित गद्यांश पद्यांश है। और इसके बाद अगर आप तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन देखेंगे उसका, तो वो भी यही है, प्रश्नोत्तर नंबर 4। अब इसमें क्या है, काव्यांजलि के कहां से लिया गया है, ठीक है, श्रद्धा मनु वाले चैप्टर से, तो यहां पर भी जो भी हमारा यहां पर है, ठीक है, श्रद्धा विद्युत कड़े से कहना चाहती है किस प्रकार, हाँ, शक्ति के विद्युत कण वाला है, तो यहां भी आपको पैराग्राफ जो है 1 के ऊपर ये पैराग्राफ जो है आपको बना देना चाहिए, ठीक है, कि मैं कौन सा पैराग्राफ लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी आपके पास 2 पैराग्राफ होते हैं और लिखने का तरीका बाकी पूरा बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा साहित्यिक परिचय आता है, प्रश्नोत्तर नंबर 5, जो कि हमारा क्या है, साहित्यिक परिचय है। तो ये साहित्यिक परिचय जब भी हम लिखने जाते हैं तो किसका साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 है, अब 3 में से किसी एक को लिखना है तो उनका नाम हमको पहले लिख देना चाहिए, फिर उनका संक्षिप्त परिचय आप लिख दीजिए, समय है तो, नहीं समय है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन लिखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये बात है कि ये कोई वहां पर लिखा नहीं रहता, केवल साहित्यिक परिचय और कृतियां लिखनी रहती है, लेकिन साहित्यिक में स्थान उनका तभी आया जब उनको जीवन मिला, इसलिए उनके जीवन के बारे में, उनका जो बेसिक चीज है, जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा, उपाधियां क्या क्या मिली, साहित्यिक पहचान क्या है, भाषा शैली, ये सब आपको लिखना जरूरी है। और इसके बाद हम फिर यही सब लिखते हुए और साथ में कैसे पूरा नंबर ले आना, देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक एवं भारतीय संस्कृत के युगीन व्याख्याता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म। ये चाहते तो सीधे लिख सकते थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, लेकिन ऐसे लिख देते तो क्या गलत था, गलत नहीं था, लेकिन एग्जामिनर तब इनको पूरा नंबर नहीं देता, हो सकता है 5 में से 4 नंबर देता। तो इसलिए जो भी उनकी विशेषता है उसको हम उनके नाम के सामने स्टार्टिंग में रख सकते हैं, बार बार उनका नाम आए तो नहीं लिखना है, एक बार लिखना है।
और साहित्यिक परिचय पर आपको 3 नंबर मिलता है और 2 नंबर कृतियां पर मिलती है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते चलो साहित्यिक परिचय तैयार कर ले, कृतियां नहीं भी तैयार हुई तो क्या बात है, कृतियां पर आपको 2 नंबर मिलता है, इसलिए उसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है। और साथ में ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 10, वहां भी कृतियां पूछी जाती हैं और लगभग 2-4 क्वेश्चन किसी सेट में, किसी सेट में तो 7-8 क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस से ही दे देता है। तो जो सिलेबस में साहित्यिक परिचय आपने नहीं भी तैयार किया है तो भी उस लेखक की कृतियां तैयार कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और 2 नंबर इनको मिला किस पे, कृतियों पे, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कृतियां लिखी हैं अलग अलग करके। और अगर आपको इतना अच्छे तरीके से नहीं याद हुआ, अभी तक आपने नहीं तैयार किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने तैयार किया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कैसे आपको साहित्यिक परिचय लिखना है ये बताया गया है। तो निबंध, आलोचना, साहित्य, उपन्यास, इतिहास, ठीक है, संपादन, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा गया। अगर ऐसे नहीं भी लिख पा रहे तो डायरेक्ट सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई क्या, कृतियां हो गई। अब इसके बाद आपके पास जो है इसी तरीके से दूसरा प्रश्न भी देता है, 5वां वाला। 5वां में क और ख 2 रहते हैं, 2 लोगों का लिखना है तो बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है। अब आ जाते हैं हम कहानी पर। अब कहानी पर हम क्या प्रश्न लिख रहे हैं, अगर हम सारांश लिख रहे हैं तो यहाँ हेडिंग डालते हैं सारांश की, जिस कहानी का लिख रहे हैं उस कहानी का। जैसे यहाँ पर ये बच्चा लिख रहा था किसका, पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, तो इन्होंने सीधे हेडिंग डाल दी है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। 5 नंबर का प्रश्न है ये, तो पंचलाइट कहानी का उद्देश्य डाल दिया है, तो वही है, एग्जामिनर देख के समझ जाएगा कि हाँ इन्होंने पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखा। और एकदम इसी तरीके से आपको पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख देना है। सारांश है तो मुझे लगता है 2 पेज में, 2.5 पेज में हो जाएगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो ज्यादा कोशिश करें उद्देश्य ही लिखने की, क्योंकि 1 से 1.5 पेज में पूरा हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने 1 पेज में लिखा है। और साथ ही ये बात ध्यान में रहे कि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको ब्लैक पेन से लिखें, बाकी को ब्लू पेन से। जैसे यहाँ पर ये गलती इन्होंने कर दी कि फणीश्वरनाथ रेणु जो कि लेखक हैं, कहानीकार हैं इस कहानी के, इनको ब्लैक पेन से नहीं लिखा, लिखना चाहिए था इनको ब्लैक पेन से, ठीक है। और ये देखिए आंचलिक कथाकार है, इसको इन्होंने लिखा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ जहां पर इनको लगा कि यही कहानी का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि आपने कितना सारा लिखा है, ये हर बच्चे की कॉपी एग्जामिनर नहीं पढ़ता, तो वो यहीं से समझ जाता है कि इस कहानी में रूढ़िवादिता, सरलता, ज्ञानता है, यानी आपको इस कहानी के बारे में पूरा पता है। बाकी सारी चीजें उन्होंने नहीं पढ़ी। और आगे कि किस यह कहानी दिखाती है कि किस प्रकार से हमारी जो आवश्यकता है वो बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। यानी समझ में आ गया कि आपने जो भी लिखा है सब सही लिखा है और टू द पॉइंट लिखा है। तो बिल्कुल आपको 5 पूरे 5 नंबर यहाँ पर मिल गए। तो इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिख कर आना है। और इसके बाद हमारे पास प्रश्नोत्तर नंबर 8 है। यहां भी एक गलती हो गई है, ये गलती आपको भी नहीं करनी है। जो मैंने गद्यांश और पद्यांश में बताया कि जो भी आप यहां पर लिखने जा रहे हैं उसको आप क्या करें, उसको आप इस तरीके से लिख दें कि हाँ ये वाला पैराग्राफ, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि ये वाला पैराग्राफ आप लिखने जा रहे हैं और वो आपको जो है क्या करे, समझ जाए, बिना अपने पेपर को चेक किए वो यहां से अनुवाद देख करके समझ जाएगा, ठीक है। अब ये कहेंगे कि यहां पर भी तो देख के वो समझ सकता है, लेकिन यहां पर अगर आपने लिखा और आपको सही जानकारी नहीं है कि ये किस लेसन से लिया गया है, तो समझ जाएगा कि आपको सही जानकारी नहीं है। इसलिए पहले ये जरूर से जरूर लिख देना है कि हाँ इस क्वेश्चन का या क्वेश्चन का ये जो अथवा वाला भाग है इसको मैं करने जा रहा हूं, ठीक है, या जा रही हूं। तो ये संस्कृत भाषायां महत्वम, ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। यहाँ आपको मिलते हैं 2 नंबर और यहाँ जो आपको लिखना है अनुवाद, यहाँ आपको मिलते हैं 5 नंबर। बिल्कुल इसी तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर ख में भी आपको यही काम करना है, श्लोक में भी, कि जो भी आप श्लोक लिखने जा रहे हैं आप श्लोक को पूरा ना लिखें, केवल इस तरीके से डॉट डॉट करके स्टार्टिंग का शब्द और लास्ट का शब्द लिख दें, उसी से एग्जामिनर जो है समझ जाता है। सुभाषित रत्नानी से लिया गया है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर हम लिख देंगे विद्या विवादाय धनम मदाय, ठीक है, विद्या विवादाय और क्या है, धनम मदाय, ठीक है, शक्ति परेशान परिपीडनाय, और ये आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहीं से ये लिया गया है, ठीक है, कि जो दुष्ट व्यक्ति की विद्या होती है मद के लिए और संपत्ति जो होती है वो किसके लिए, दूसरों को वो मद के लिए, और विद्या जो होती है वो विवाद के लिए, और शक्ति दूसरों को पीटने के लिए होती है। इसके विपरीत जो साधुओं की विद्या होती है वो किसके लिए होती है, ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए और शक्ति रक्षा के लिए होती है। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 14 जो कि आपका क्या है, निबंध है। यहाँ पर इन्होंने महाकुंभ पर निबंध लिखा है, जो कि 2025 में बहुत पॉपुलर टॉपिक था। और ये महाकुंभ पर बिल्कुल इसी तरीके से जैसे निबंध लिखा गया है
कोई भी निबंध आपको लिखना हो, पहले उस निबंध की हेडिंग डालेंगे, क्योंकि 5 निबंध रहता है, उसमें मैं क्या लिख रही हूं, कौन सा निबंध है वो आप लिखेंगे। इसके बाद उसकी संरचना बनाएंगे। संरचना की जगह आप संकेत बिंदु भी लिख सकते हैं। और निबंध में कम से कम 5 या 6 जो है हेडिंग आपके पास होनी चाहिए। और एक हेडिंग तो सबकी 2 हेडिंग समान होती है, प्रस्तावना और लास्ट में उपसंहार। ये इन्होंने लिखा। अब महाकुंभ के बारे में किसका ऐतिहासिक विकास लिखा, कुंभ का महत्व लिखा है, 2025 का प्रयागराज लिखा है, और कुंभ का प्रभाव क्या है वो लिखा है। जैसे पर्यावरण प्रदूषण पे भी पूछता है तो भी आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। प्रस्तावना उपसंहार हो गया, पर्यावरण प्रदूषण क्या है, कारण क्या है, निवारण क्या है, उसके प्रभाव क्या होंगे, ठीक है। और फिर इस तरीके से हेडिंग जाकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम ब्लैक पेन का यूज करते हैं और बाकी को हम ब्लू पेन से लिख देते हैं। और हमेशा स्केच पेन का यूज करना चाहिए आप सभी को। बिल्कुल इसी तरीके से आपको कॉपी लिख करके आनी है जैसे यहां पर इन्होंने लिखा है। और साथ में इसके बाद आपके पास आता है प्रश्नोत्तर नंबर 13, जो कि इन्होंने लिखा है किसके लिए, ये लिखा गया है आपका लेटर एप्लीकेशन। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको लेटर लिखना है। ये पूरा फॉर्मेट है, आपको पता है। विषय को हाईलाइट करके लिखना है, ब्लैक पेन से लिखना है। बिल्कुल ऐसे अगर आप लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा 6 में 6 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद हम जब रस छंद अलंकार वाला आता है तो रस छंद अलंकार में भी हमको यही लिखना है। प्रश्नोत्तर नंबर 12 आता है तो क ख ग जो भी हमारे पास है और जो अलंकार है उसकी हेडिंग डालेंगे। और जब हम उदाहरण लिखेंगे तो उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे। स्पष्टीकरण लिखना जरूरी है, लक्षण और स्पष्टीकरण आपसे पूछता है, उदाहरण पूछता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख करके आनी है। अब अगला पॉइंट जो मैंने आपको कहा था कि टाइम मैनेज कैसे करना है और कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है। और साथ ही ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास में सभी को आना है, ठीक है। चारों क्लास जो यूट्यूब पे चलने वाली है। अब हम देखते हैं हर एक क्वेश्चन का टाइम मैनेजमेंट, और बिल्कुल इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और अपने टाइम को मैनेज कर लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न के लिए केवल 10 मिनट, टोटल टाइम हमारे पास 3 घंटा है, ठीक है। और 3 घंटे को अगर हम 60 मिनट से गुणा करते हैं, 3 घंटा 15 मिनट हमारे पास टाइम है, यानी टोटल 180 मिनट है। या 15 मिनट और ले लीजिए जो पेपर पढ़ने का है, 195 मिनट का टाइम है हमारे पास। और इस 195 मिनट को मैंने मैनेज किया है। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी कोशिश करनी है कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। 10 मिनट बहुविकल्पी प्रश्न के लिए, गद्यांश आधारित और पद्यांश आधारित जो प्रश्नोत्तर है इनके लिए भी 10 मिनट से ज्यादा समय आपको नहीं देना है, 9 से 10 मिनट इसके लिए भी लगाना है। इसके बाद हम गद्य साहित्य का इतिहास या फिर ये जो है ये है आपका वो क्या बोलते हैं साहित्यिक परिचय है ये, ठीक है। साहित्यिक परिचय है, इसके लिए भी 10 मिनट। और यहां पर भी साहित्यिक परिचय है जिसके लिए आपको 10-10 मिनट लगाना है। कहानी में 10 मिनट और खंड काव्य में 10 मिनट। यहां पर आप खंड ख में आ जाते हैं तो अनुवाद है आपके पास संस्कृत गद्य और पद्य का, इसमें भी 10 मिनट से बिल्कुल ज्यादा आपको समय नहीं देना है। अपठित गद्यांश पद्यांश है, इसको पढ़ के इसका आंसर देना पड़ता है। 3 क्वेश्चन आपके पास रहता है तो 3 क्वेश्चन आपके पास रहता है। यहां पर आपको 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं दिया। रस छंद अलंकार 5-5 मिनट में आपका हो जाएगा, 15 मिनट। लोकोक्तियां मुहावरे केवल एक लोकोक्ति लिखना है, 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। सामान्य हिंदी व्याकरण के जितने भी प्रश्न आते हैं, यानी कि अनेक शब्दों में एक शब्द हो गया, शब्दों में सूक्ष्म अंतर हो गया और अनेकार्थी शब्द हो गया, तो ये 20 मिनट मुझे लगता है आपके लिए काफी है। 20 मिनट से कम ही समय आपको देने हैं। इसके बाद पत्र लेखन और निबंध है आपके पास जिसमें समय लगता है 2 घंटे 40 मिनट में आपको ये पूरा काम खत्म कर देना है। इसके बाद 40 मिनट 50 मिनट आपको बचाकर रखने हैं। 2 घंटे 20 मिनट में ये पेपर आपको खत्म करना है। 40 मिनट आपके पास यहाँ पर बचा के रखना है पत्र लेखन और निबंध के लिए। टाइम देखते जाइए, जहां भी आपने समय ज्यादा दिया है तो कोशिश करिए समय कम करने की। ये मत सोचिए कि लास्ट में जाकर समय कम करेंगे या निबंध को कम लिखेंगे। यहीं से जहां भी आपका टाइम गड़बड़ाता है वहीं से टाइम मैनेज करने की कोशिश करिए। और ऐसा कोई क्वेश्चन मत करिए कि जिसमें ज्यादा समय लगता है। जिस क्वेश्चन को जो नहीं आ रहा उसको थोड़ा सा ब्रेक लेकर के, जो क्वेश्चन आ रहा है कम से कम वो क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा जो नहीं आएगा, और बोर्ड एग्जाम में इतना ध्यान में रखना है कि एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना, हर एक क्वेश्चन को करना है, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। और अगर आप क्वेश्चन में थोड़ा बहुत सही और थोड़ा बहुत गलत लिखते हैं तो अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 नंबर, बहुत ज्यादा गलत भी लिखते हैं तो 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा।
इसलिए कहीं से भी नंबर लेकर आना है। 5 में 5 ना सही तो 2 तो सही है, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आप करिए। हाँ, वो क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा ब्रेक देके कम से कम जो आ रहा उसको पहले लिख के, लेकिन लास्ट में उसके लिए भी समय बचाकर पूरा का पूरा लिखना है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जरूर लिख कर आना है। और साथ में कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो पहली गलती है आपको कि जो आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन छोड़कर आते हैं, क्वेश्चन छोड़कर आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। और दूसरी बात है कि हेड राइटिंग पर ध्यान देना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन होता है उसको बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, और जैसे जैसे उनका समय जाता है वैसे वैसे कॉपी को एकदम खराब करते चले जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, शुरू से ही टाइम को मैनेज करते जाना है। और साथ में ये गलतियां होती है कि पूछ कुछ और रहा और नहीं आ रहा तो आंसर कुछ और देख रहे हैं, तो ये काम भी नहीं करना है। टू द पॉइंट आपको क्वेश्चन का आंसर देते जाना है। और अगर इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिखें तो आपको पूरा में पूरा नंबर मिलेगा। अभी भी आपके पास समय है, कम से कम आपके पास गेस्ट पेपर है, तो उसकी ही प्रैक्टिस करके आप देख लीजिए कि आप कितना नंबर लेकर आ पा रहे हैं। और इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर लीजिए, क्योंकि हिंदी का पहला पेपर होता है और इसी पेपर में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि आता हुआ क्वेश्चन छोड़कर आते हैं, और टॉप करने वाले बच्चे टॉप नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक सब्जेक्ट में उनका नंबर खराब हो जाता है। तो ये गलती आप मत करिए, एक सब्जेक्ट को बिल्कुल मत छोड़ दीजिए। उसके लिए अभी से आपके पास समय है तो अभी से तैयारी कर लीजिए। ये 8 गेस्ट पेपर जो मैंने आपको बताए हैं वो आप तैयार करके, इसके माध्यम से आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं 8 गेस्ट पेपर। और प्रीवियस ईयर देख करके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए। और साथ में ये जो क्लास है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को देख कर ही आपको 18 फरवरी बोर्ड एग्जाम में जाना है।